हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज आप जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं, बात हम कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो बीएससी थर्ड सेम में हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। और आज का टॉपिक क्या है आप देख रहे हैं, जूल लॉ की बात करेंगे, जूल्स नियम की बात करेंगे आज। इससे पहले की सभी क्लास भाई आपने सभी ने देख ली होंगी, और नहीं देखी है तो उनको भाई जरूर देख लेना, क्योंकि उनके बिना काम आगे नहीं चलने वाला है। तो इनको पढ़ना जरूरी है। क्लासेस को सारी प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आज जूल नियम की बात कर रहे हैं। अब जूल का नियम क्या है इसको समझें पहले। भाई जूल ने क्या बात बताई? देखिए, जूल ने क्या बात बताई कि आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होता है। क्या बात बताई जूल ने? आंतरिक ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताना भाई। आंतरिक ऊर्जा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आंतरिक ऊर्जा। और क्या है, किसका फलन है? आंतरिक ऊर्जा किसका फलन है? ये फलन है टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये बात बताई जूल ने कि जूल के नियम के अनुसार कि क्या है, आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल यू ओवर डेल वी टी कांस्टेंट इज इक्वल टू जी। इसका क्या मतलब हुआ? डेल यू ओवर डेल वी और टी कांस्टेंट जीरो। मतलब जूल के अनुसार क्या बात थी? जूल के नियम के अनुसार कि आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान, आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करता। क्या बात बोली मैंने? कि आंतरिक ऊर्जा का मान किसके लिए? आदर्श गैस के लिए। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आदर्श गैसें हैं, आदर्श गैस का मतलब आइडियल गैस, आदर्श गैस ये होती है आइडियल गैस। ये आइडियल गैस है। इनके लिए आंतरिक ऊर्जा का मान दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करता। आदर्श गैस के लिए क्या? आंतरिक ऊर्जा यू का मान, यू का मान किस पर निर्भर नहीं करता? दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करता। नहीं करता, ये इस पर निर्भर नहीं करता। फिर किस पर निर्भर करता है? दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करता। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये ताप का फलन होता है। किसका फलन होता है? यहां लिख सकते हैं, यह है क्या होता है? ताप। यह ताप का, यह केवल क्या है? यह केवल ताप का फलन है। यह बात बताई जूल ने कि आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान दाब व आयतन पर निर्भर नहीं कर रहा। आयतन पर निर्भर नहीं कर रहा, किस पर निर्भर कर रहा है? ताप का फलन है, यू फंक्शन है टी। ये जूल के नियम के अनुसार बताई। और डेल यू ओवर डेल वी और कांस्टेंट टी, ये इसको फंक्शन को हमें प्रूव करना है। ये बात आज हम सीखेंगे। ये बात आज सीखेंगे कि डेल यू ओवर डेल वी कांस्टेंट टी होता है। इस बात को हम सीखेंगे। कई बार ये भी आ जाता है कि इसको मेजरमेंट करिए, इसका मेजरमेंट करिए। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इसको बताइए। इस फॉर्मूले को मेजर करना होता है, इस फॉर्मूले को लिखना होता है। तो इसको कैसे करेंगे? पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन क्या लिख रही है, क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट यह है कि जूल के अनुसार आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करता। यही बात लिखिए कि दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करता। फिर किस पर निर्भर कर रहा है? आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान ताप का फलन होता है। जो बात अभी हमने करी थी कि यू फंक्शन है टी का और डेल यू ओवर डेल वी कांस्टेंट टी इज इक्वल टू जीरो। ये बात हम कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू जूल, फॉर एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम।
इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। हैंस फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यही बात करी थी। और किसका मेजरमेंट कर रहे हैं हम, यहां लिख सकते हैं हम क्या, डेल यू ओवर डेल वी कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको नोट कर लें एक बार, तब आगे की बात करें। कर लिया भाई ये स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया। ये आपने स्टेटमेंट कर लिया। आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान दाब व आयतन पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता, दाब व आयतन पर। आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा किसका फलन है, केवल ताप का फलन है। ये बात स्टेटमेंट हमें याद रखना है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब इसका देखिए एक्सपेरिमेंट की बात करें, एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था इसका, इसको देखिए। देखिए ये जूल का एक्सपेरिमेंट सेटअप था। यहाँ पर क्या था, एक ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है सर, ये थर्मोस्टेट है। क्या है, लिख देता हूं मैं, डेट इज थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का मतलब ऊष्मा का इससे अंदर बाहर नहीं जाएगी, ये थर्मोस्टेट हो गया। ये आप जो देख रहे हो भाई, ये क्या है, थर्मामीटर। ये थर्मामीटर है, बिल्कुल थर्मामीटर है। ये क्या है, एस डेट इज स्टीरर। ये स्टीरर जिसको विलोडक कहते हैं भाई, वो तो देखिए आपने दही चलाने के लिए विलोडक, वो विलोडक है भाई, ये विलोडक है। इसमें ये क्या है, यहां पर देखिए, इसमें ये क्या है, H2O वाटर है। और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें दो बल्ब रखे हुए हैं, दो बल्ब हैं, ए बल्ब है, ये ए बल्ब है। और इसमें क्या है, इस बल्ब के अंदर आइडियल गैस फिलअप है। क्या है इसमें, आइडियल गैस, आइडियल गैस इसके अंदर है, आदर्श गैस। ये कॉर्क लगा हुआ है, ये स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, ये बात है। इसी बल्ब को यहां पर बढ़िया ढंग से साफ सुथरा बना दिया गया है, स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, आदर्श गैस भरी हुई है इस बल्ब में। यहां पर क्या है कि प्रयोग से पहले और प्रयोग के बाद टेम्परेचर क्या रखा जाता है, सेम रखा जाता है। आपने एक्सपेरिमेंट समझ लिया, डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई एग्जाम में, ये आएगा। क्वेश्चंस कैसे आएगा, जूल नियम को लिखिए, सत्यापित कीजिए, या डेल यू ओवर डेल वी कांस्टेंट टी का मेजरमेंट करिए, तो हमें ये बनाना पड़ेगा इसके लिए, और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर यहां पर क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, ताप स्थिर है, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट ले रखा है, ये बात है। बिफोर द एक्सपेरिमेंट और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या होगा, जूल नियम क्या कहता है कि आंतरिक ऊर्जा में भाई कोई परिवर्तन नहीं होता है, ताप का फलन है ये। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इस बात को समझिए। यहाँ पर देखिए, पहली बात मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब बिफोर द टेम्परेचर एंड आफ्टर द टेम्परेचर क्या है, विल बी सेम। बिफोर द एक्सपेरिमेंट, बिफोर द experiment and after the experiment temperature remain constant। ये बात हमने सीखी। क्या मतलब हुआ, प्रयोग से पहले व प्रयोग के बाद ताप क्या है, स्थिर है। हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख लें, प्रयोग से पहले, प्रयोग से पहले, प्रयोग से पहले एवं बाद में
टेम्परेचर क्या है, स्थिर है। पहली बात ये सीख लिया। मान लीजिए पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बाद में भी क्या रहेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये तो इसका क्या मतलब हो गया, ये मतलब हो गया डी टी इज इक्वल टू जीरो। डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। यही तो इसका मतलब हुआ, टेम्परेचर सेम रहता है बिफोर द एक्सपेरिमेंट और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, डी टी इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए जब मुक्त प्रसार हो, अब यहां पर क्या करें, यहां पर देखिए इस कॉर को हम खोलेंगे, इसको हम ओपन करेंगे तो गैस इसमें से इसमें जाएगी, मुक्त प्रसार होगा। ये क्या कहलाता है, फ्री एक्सपेंशन। जब इसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे हम तो यहां पर क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन, जिसको कहते हैं मुक्त प्रसार। मुक्त प्रसार होगा गैस का। जब इसको ओपन करेंगे तो बल्ब ए से गैस कहां पर जाएगी, बल्ब बी में जाएगी। और जब ये दोनों कब तक जाएंगे, दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे, दोनों में बराबर लेवल हो जाएगा, तब तक गैसें जाती हैं। और ये टेम्परेचर के लिए हमने थर्मामीटर लगा रखा है, और जैसे ही इसका मुक्त प्रसार होगा, मुक्त प्रसार में बात आपके समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर टी क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है हमने। दूसरी बात यहां लिख देता हूं, क्या कि dt यहां पर क्या है, जीरो है, और गैस का क्या हो रहा है, मुक्त प्रसार। क्या होगा, गैस का मुक्त प्रसार। मुक्त प्रसार का मतलब फ्री एक्सपेंशन। ये बात आपके समझ में आ रही है, फ्री एक्सपेंशन होगा। अब फ्री एक्सपेंशन कब होगा, एक बात समझ लें आप, जब हमारे पास क्या होगा, P एक्सटर्नल जीरो। ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि P एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। गैस का मुक्त प्रसार कब हो सकता है भाई, जब हो सकता है जब उस पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा हो, बाह्य कोई दबाव नहीं लग रहा हो, तो मुक्त प्रसार होगा। डीटीएम ने कांस्टेंट कर रखा है, ताप स्थिर कर रखा है, समतापीय हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, और पी एक्सटर्नल क्या है, जीरो है। देखो अब यहां पर समझो तीसरी बात क्या समझनी है इस एक्सपेरिमेंट में। हम जानते हैं कि पी एक्सटर्नल जीरो हो गया, डेट मीन्स डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू क्या होता है सर, वर्क। रात को कोई 2 बजे भी उठाकर पूछे तो डब्लू का भाई एक ही फॉर्मूला है अपने पास, माइनस पी एक्सटर्नल और डी, यही तो फॉर्मूला है। या इसको ऐसे भी लिखते हो, माइनस पी डी वी, और पी एक्सटर्नल आपका क्या है, जीरो। यहां पर क्या मान रखा है, पी एक्सटर्नल क्या मान रखा है, जीरो। तो डब्लू बराबर यहां पर क्या हो गया, वर्क जीरो हो गया। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया कि डब्लू बराबर क्या हो गया, जीरो। जब मुक्त प्रसार हो रहा है गैस का तो कोई वर्क नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी है। पी एक्सटर्नल हमने जीरो मान रखा है। प्रसार कब होगा, जब कोई बाह्य दाब वर्क नहीं कर रहा है। टी कांस्टेंट है अपना, और टी कांस्टेंट है, और ये तो आप जानते ही हो कि डब्लू बराबर क्या होता है, माइनस पी डीवी। ये होता है सर डब्लू का फॉर्मूला, माइनस पी डीवी होता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और डीवी पी एक्सटर्नल क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ये बात आपने समझ। अब देखिए और समझें आगे, और क्या है चौथी बात, यदि हम कहें डेल्टा यू, भाई डेल्टा यू का फॉर्मूला बता रहे क्या होता है, एन सी वी डी टी होता है। एन सी वी डेल्टा टी कर देता हूं, चलिए एन सी वी डेल्टा टी। और एक और बात आपको बता दूं यहाँ इंपॉर्टेंट,
कि पी एक्सटर्नल किस प्रोसेस में जीरो होता है। दो प्रकार के भाई प्रोसेस आपको बताए थे, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और पी एक्सटर्नल जीरो किस में होता है, ये अच्छी बात है, चलो यहां लिख देते हैं किस में होता है, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। भाई इसको ध्यान से समझना सारी चीजों को, एक एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिवर्सिबल का मतलब डेट इज अनुत्क्रमणीय, हिंदी में लिख देता हूं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। पी एक्सटर्नल अनुत्क्रमणीय के लिए जीरो होगा। देखिए पहले हमने क्या करा, अब बात समझ लें एक बार दोबारा से, तब आगे बढ़ूंगा मैं, और मुझे पता है कुछ बातें आपके ऊपर से जा रही हैं। क्या सबसे पहले हमने इसका जूल का स्टेटमेंट, जूल का नियम क्या है, आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करता है, ये ताप का फलन होता है। ताप पर निर्भर कर रहा है, ताप का फलन है, मतलब आंतरिक ऊर्जा का मान, ये बात है। अब दूसरी बात, ये हमने लिखा कि डेल यू ओवर डेल वी टी इज इक्वल टू जीरो। यू फंक्शन है टेम्परेचर टी का, यू का मान दाब आयतन पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर करता है, ताप का फलन है। ये बात हमने पढ़ ली, इतनी बात लिख ली आपने। फिर ये डायग्राम बना लिया, इसका सेटअप है, ये आपने देखा इसमें पानी भरा हुआ है, ये एक दो बल्ब हैं और ग्लास के बने हुए, इस पर क्या है, स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है। बल्ब ए में आइडियल गैस भरी हुई है और बी में क्या है, वैक्यूम है, भाई खाली है। बी में क्या है, वैक्यूम है, ये खाली है बी वाला बल्ब। ये थर्मामीटर लग रहा है, ये विलोडक है, स्टीरर कहते हैं, ये थर्मोस्टेट है। ये सारी चीजें हमने सीख ली। जब इसको खोलेंगे तो इसका फ्री एक्सपेंशन होगा, मुक्त प्रसार होगा। अब हम देख रहे हैं मुक्त प्रसार में क्या क्या चेंजेज आएंगे, वो चीजें हम पढ़ रहे हैं। मुक्त प्रसार होगा इसका गैस का, और मुक्त प्रसार होगा तो टेम्परेचर हमने क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है। गैस का मुक्त प्रसार कब होगा, जब एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल जीरो हो। पहली बात, टेम्परेचर डीटी कांस्टेंट जीरो। क्यों? क्यों प्रयोग से पहले और भाई प्रयोग के बाद टेम्परेचर भाई मुन्ने क्या है मेरे बेटे, जीरो है, कांस्टेंट है। ये बात दिमाग में बिठा ले। यह गैस का मुक्त प्रसार कब होगा, जब बाह्य दाब कोई नहीं लग रहा हो, तभी तो भाई होगा प्रसार। बिल्कुल होगा सर, ये बात हमारे बैठ चुकी है दिमाग में। अब ये बात बैठ चुकी है आपके दिमाग में, तो यहां पर देखिए वर्क क्या होगा। यहां पर वर्क का फॉर्मूला भाई एक ही है, आपको चाहे कभी पूछ ले कोई, W बराबर माइनस पी डीवी, और पी एक्सटर्नल जीरो मान रखा है, वर्क जीरो हो गया। अब इसकी बात करूंगा, इससे पहले इसको बना लो, इसको बना लें आप फटाफट, इसको नोट करेंगे और फिर इसको बना लेंगे, तब आगे की बात करूंगा। ये बात आपने बिल्कुल दिमाग में बिठा ली होगी, जो जो बात अभी हमने करी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और पी एक्सटर्नल बाह्य दाब यहाँ पर क्या है, जीरो है, कोई दाब भाई नहीं लग रहा है। जब भी मुक्त प्रसार होगा, और मुक्त प्रसार हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, W बराबर क्या है, जीरो, क्योंकि पी एक्सटर्नल जीरो हो गया। अब बात करते हैं डेल्टा यू की। भाई डेल्टा यू क्या है सर, ये है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। अब डेल्टा यू वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, बोल दे भाई जल्दी से। सर डेल्टा टी तो अभी आपने जीरो मान लिया, डेल्टा टी जीरो मान लिया। अभी कहा था ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ताप में परिवर्तन, यही तो हम पढ़ना चाह रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन है। जब ताप में परिवर्तन नहीं होता है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ये बात हम देखना चाह रहे हैं। अभी बात करी थी डेल्टा टी जीरो, तो ये जीरो रखूंगा तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बहुत बढ़िया। डेल्टा यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, और आपका क्या जीरो, पी एक्सटर्नल जीरो, डी टी जीरो, ये सब जीरो हो गए। अब देखिए एक और आपने पढ़ रखा है, क्या बात पढ़ रखी है हमने, अगला नंबर 5 नंबर,
5 नंबर डाल रहा हूं, अकॉर्डिंग FLOT, अकॉर्डिंग FLOT, FLOT क्या है सर? भाई बोलना FLOT क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ रखा है, और क्या होता है? डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है सर। ये क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर बताइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यहाँ पर अभी आपने देखा, यहाँ पर क्या हुआ, इसमें डेल्टा U 0 हो गया, अभी देखा, और W भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब Q इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, Q बराबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई, सुन ले, अब जब ताप स्थिर है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऊष्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। दैट मीन्स ना तो सिस्टम बाह्य रूप से ऊष्मा ले रहा है ना दे रहा है, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही बात हम कह रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन है। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि Q बराबर 0 का मतलब ये है कि जब डेल्टा T इज इक्वल टू 0, तो आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना तो ऊष्मा लेगा, Q 0 हो गया, ना तो ऊष्मा लेगा ना देगा। ये बात हमने सीख ली, मतलब यही बात हमने सीखी है यहाँ पर कि आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन है T। ये डेल्टा U बराबर NCV/dt। CV क्या है भाई? ये जानते हो ना, इसको बता देता हूं। ये क्या है? CV क्या है? स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। क्या है? स्थिर आयतन पर पढ़ चुके हुए ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये है। तो ये बात हमने सीख ली भाई, जब T 0 रख रखा है, कांस्टेंट रख रखा है, तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन भाई नहीं होता है। ये बात आपके समझ आनी चाहिए, और ये बात आप नोट कर लें, तब ये अगली बात करेंगे। चलिए, ये बात सीख ली हमने कि Q बराबर 0, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कब नहीं हो रहा? जब T हमने कांस्टेंट कर रखा है। दैट मीन्स ये बात है कि तंत्र, सिस्टम ना तो सराउंडिंग से ऊष्मा लेगा ना देगा। ये बात, ये हमने आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात तंत्र परिवेश से सराउंडिंग से, सिस्टम सराउंडिंग से न तो ऊष्मा लेगा और न ऊष्मा देगा। ये हो गया नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट Q। ये हो गया, ये लिख सकते हैं नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये बात होगी। अब देखिए आगे की बात चलते हैं, आगे की बात सीखते हैं। आगे की क्या बात सीखनी है, यहां देखो, ये इंपॉर्टेंट बात सीखनी है हमें कि U फंक्शन है, ये U फंक्शन है किसका? V और T का। ये भी कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा किसका फंक्शन है? ताप व आयतन का फलन है। क्या है? इंटरनल एनर्जी
इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल। बात आ रही है कि इंटरनल एनर्जी किसका फलन है? क्या हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में भी लिख लें, आंतरिक ऊर्जा ताप व आयतन का फलन है। अब यहां पर देखिए कैसे है, अभी हमने यही तो स्टार्टिंग में डेल यू ओवर डेल वी कांस्टेंट टी, इसको बनाइए, इसको मेजरमेंट करिए। अब इसका क्या कर दें, पूर्ण अवकलन कर दें। अवकलन करने पर यहां क्या कर दें, अवकलन, डिफरेंशिएशन, अवकलन करने पर पूर्ण अवकलन कर दें। इसका कैसे होगा बोलना, du बराबर क्या हो जाएगा, du बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे du बराबर, इसको क्या करेंगे डेल यू ओवर डेल वी और t कांस्टेंट dv प्लस क्या लिखूंगा डेल यू अपॉन डेल टी dt और कांस्टेंट क्या है v, यही तो लिखेंगे। इसका अवकलन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ये हो गया, ये हमारे 1 नंबर डाल दें, कितनी डाल दें, 1 नंबर डाल दें। अब देखिए ये किसके बराबर है भाई, ये आपने सीख रखा है आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन स्थिर दाब पर CVDT होता है। ये किसके बराबर है, ये वॉल्यूम, ये किसके बराबर है CVDT, ये किसके बराबर है CV के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, ये जो आया देखिए मैंने इसका अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डेल यू ओवर डेल टी वी डी टी, मैं इसको देख रहा हूं, ये लिख रहा हूं केवल डेल यू ओवर डेल यू ओवर डेल क्या है ये टी ओवर डेल टी, यहां पर देखें, और कांस्टेंट वी डी टी, ये किसके बराबर है, ये बराबर है सीवी डी टी के। सीवी यही तो होती है, अरे भाई स्थिर ताप पर, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है, यही तो पढ़ रखा है हमने। ऊष्माधारिता क्या होती है, Q अपॉन टी, C बराबर, ये पढ़ा था, यहां देखो ये पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, C बराबर Q अपॉन टी होता है, यही पढ़ा था। यहां क्या है, C बराबर क्या है डेल यू अपॉन टी, ये है। अब यहां पर देखिए ये CVDT हो गया, और DT हमने क्या मान रखा है, 0, टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है, डेट मीन्स डेल यू ओवर डेल टी वी डी टी क्या हो गया 0, ये 0 हो गया। और du, पहली बात तो ये हो गई, ये स्टेटमेंट आया, एक तो ये हो 0 हो गया, ये 0 हो गया 1 नंबर में। और दूसरी बात du, आंतरिक ऊर्जा में भी तो परिवर्तन कोई नहीं हो रहा है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0। मतलब ये जो है इस पर आप सेकंड नंबर और इस पर थर्ड नंबर, इनकी जो वैल्यू है फर्स्ट में पुटअप कर दें। फर्स्ट ये थी आपकी, ये वाली फर्स्ट है, क्या है फर्स्ट, क्या है यहां दोबारा लिख देता हूं कि du बराबर है डेल यू ओवर डेल वी टी डी वी प्लस ये लिख रखा है डेल यू ओवर डेल टी वी डी टी, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ये सब 0 हो गया। तो ये क्या बन गई रिएक्शन, ये बन गई 0 इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वी टी डी वी प्लस, ये बन गया। डेट मीन्स क्या निकल कर आ गया भाई, ये निकल कर आ गया डेल यू ओवर डेल वी
टी dv बराबर 0। ये निकल कर आ गया स्टेटमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट हमारा बन गया। देख लेना कौन सा नंबर है। अब दूसरी बात भाई इंपॉर्टेंट बात आ रही होगी समझ में। देखो मैं दोबारा समझा देता हूं इसको, अगर आपको कोई डाउट संशय है तो हमने क्या करा है, हमने क्या करा है, यू फंक्शन है v और t, इसका हमने क्या कर दिया, कंप्लीट डिफरेंशिएशन डेल u इज इक्वल डी यू इज इक्वल टू डेल यू, एक को कांस्टेंट रखा फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, डेल u ओवर डेल v t dv, डेल u अपॉन डेल t v dv dt, ये कर दिए। ये किसके बराबर, cv dt। यहाँ सारा प्रक्रम स्थिर ताप पर हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया इसको, ये 0 हो गया cv dt, ये 0 मान लिया और ये 0 मान लिया, तो हमने क्या कर दिया, ये 0 और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ देखो ये देखा था हमने आंतरिक ऊर्जा कि डेल यू भी क्या होता है, डी यू कहते हैं डेल यू, एक ही बात है। स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज के लिए ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो आपने ये देख लिया, फिर तो ये सारे क्या हो गए, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इक्वेशन ये बन गई। अब ये इक्वेशन क्या प्रूव करती है, ये प्रूव ये करती है, यहां पर देखिए कि dv तो 0 नहीं हो सकता, या dv तो नॉट 0, dv 0 नहीं है, आयतन में तो प्रसार हो रहा है, मुक्त प्रसार ही तो हो रहा है आयतन का, तो dv तो 0 नहीं है, इसका तो प्रसार हो रहा है। क्या 0 हो सकता है, 0 ये है डेल u ओवर डेल क्या है, डेल v, डेल u ओवर डेल v t इज इक्वल टू, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और यही बात हम देखना चाह रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये इस पर अगला नंबर जो भी है 6 नंबर 5 नंबर ये डाल लें कि डेल यू ओवर डेल टी एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस, इस पे लिख दें, क्या लिख देंगे, एप्लीकेबल फॉर ओनली आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, रियल गैस के लिए नहीं है। नॉट एप्लीकेबल फॉर रियल गैस, ड्यू टू रियल गैस में टेम्परेचर में कुछ चेंजेज होगा, तो चेंजेज होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेज होता है। तो ये हम स्टेटमेंट डेल यू ओवर डेल वी टी यही बात कर रहे थे स्टार्टिंग में। देखिए ये रहा, ये रहा डेल यू ओवर डेल वी टी इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव करना था भाई, ये यहाँ पर लाना था। तो ये बात हमने सीख ली, आज इतनी बात हमने यहाँ पर सीख ली। अब बात करेंगे, इसको नोट कर लें आप, फिर अगली बात करेंगे जूल कोफिशिएंट की बात करेंगे, यहाँ से नोट कर लेना, और फिर मैं बात करूंगा जूल कोफिशिएंट की, भाई इसको नोट कर लो एक बार। हाँ भाई कर ली इतनी बात, भाई इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है, आराम से इसको समझें लिखें, और चीज को एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा इसको पढ़ें, समझें, समझ में जरूर आए। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करेंगे अपन कि ये आपने बात कर लिया आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं है क्योंकि वहां टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। अब जूल गुणांक की बात करेंगे। अब जूल गुणांक क्या है भाई, जूल गुणांक क्या है, जूल गुणांक इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सर क्या कहते हैं, ईटा, ऐसे लिखते हैं ईटा, ईटा बोला जाता है, हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, क्या बोलेंगे, ईटा बोला जाता है, ईटा, ईटा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं म्यू जे से, म्यू जे, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जूल गुणांक की बात करेंगे, जूल कोफिशिएंट की बात करेंगे। अब जूल कोफिशिएंट क्या होता है, जूल कोफिशिएंट क्या होता है, इसका
क्या है, म्यू ऐसे लिखेंगे, म्यू जे बराबर ईटा इज इक्वल। अभी हमने देखो ये देखा था, यहाँ पर एक ये इक्वेशन आई थी डेल यू ओवर डेल वी टी, ये हमने बात करी थी। अब मैं किसकी बात करूंगा, ये करूंगा कि डेल टी अपॉन डेल वी और यू, इसकी बात करूंगा। ये बात है, ईटा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है, ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, कि ईटा किसके बराबर है, डेल टी अपॉन डेल वी और कांस्टेंट यू। इसका क्या मतलब हो गया कि स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, स्थिर इंटरनल एनर्जी पर कहूं, स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर ताप में आयतन के साथ परिवर्तन होता है। ताप में आयतन के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, जूल गुणांक कहलाता है। कैसे बोलेंगे, स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर यू, ये स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर ताप में आयतन के साथ परिवर्तन जूल गुणांक कहलाता है। म्यू जे या ईटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं, यहां पर देखिए क्या लिख रहा है, जूल गुणांक वह दर है जिसके अनुसार किसी गैस का तापमान आयतन के साथ बदलता है। यही तो कहा, तापमान आयतन के साथ बदलता है। जब आंतरिक ऊर्जा स्थिर रखी जाती है तो वह हर प्रकार की गैसों पर लागू होता है। यह हर प्रकार की आदर्श और वास्तविक पर, वो देखिए आपसे आंतरिक ऊर्जा स्थिर रखी जाती है। अभी जो उससे पहले हमने देखा था वो रियल गैस पर अप्लाई नहीं हो रहा था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रियल और आइडियल दोनों पर अप्लाई होता है। कब, जब आंतरिक ऊर्जा को हम क्या रखेंगे भाई, स्थिर रखेंगे। आंतरिक ऊर्जा को स्थिर रखेंगे तो जूल गुणांक क्या कहता है, कि जूल गुणांक ये कहता है कि आंतरिक ऊर्जा को स्थिर रखो तो ताप में परिवर्तन आयतन के साथ होगा, आयतन में परिवर्तन होगा तो ताप में भी परिवर्तन होगा, और ये दोनों पर लागू होता है। आइडियल गैस के लिए ईटा इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, आयतन पर निर्भर नहीं करती। ये बात अभी हमने पढ़ी थी। और रियल गैस के लिए ईटा नॉट 0 होता है, क्योंकि उसकी आंतरिक ऊर्जा ताप के साथ आयतन पर भी निर्भर करती है। दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, ये वास्तविक रियल गैस के लिए है, ये आदर्श गैस के लिए। नोट कर लीजिए इनको, कि आइडियल गैस के लिए ईटा इज इक्वल टू 0 होता है और वास्तविक गैस के लिए ईटा नॉट 0 होता है। और ये आपने देख लिया, जूल गुणांक एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इसलिए बढ़िया ढंग से पढ़ना है। जूल गुणांक क्या है, इसका डेल टी ओवर डेल वी, यू स्थिर रखना है यहाँ पर, ये पढ़ लिया, ये नोट कर लिया। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे कि जूल कोएफिशिएंट ईटा रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर with respect to volume, change in temperature with respect to volume when the internal energy is constant, kept constant, internal energy kept constant। यही तो है कि म्यू जे और ईटा इज इक्वल टू क्या है, डेल टी ओवर डेल वी और यू। ये इसका मतलब क्या है, डेट इज change in temperature with respect to V, volume at constant internal energy. It is applicable for every gas के लिए applicable है, और ideal gas के लिए eta is equal to 0 होता है और real के लिए not 0 होता है। तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी, ये बात भी समझनी पड़ेगी भाई, इसे भी नोट कर लें साथ ही साथ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ अब नोट्स बनाते चलेंगे तो अपने लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा ये। अब देखिए म्यू जूल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा था, क्या देखा था, ये दोबारा लिख रहा हूं, यू फंक्शन है टी और वी का, यही तो बात करी थी, टेम्परेचर और वॉल्यूम का है। यू कैसा फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी जानते हैं, यू कैसा फंक्शन है सर, ये स्टेट फंक्शन है,
स्टेट फंक्शन, और ये बताए दो प्रकार के फंक्शन बताए थे, पथ फलन और अवस्था फलन। ये अवस्था फलन है, अवस्था फलन, ये बात समझिएगा कैसा है, ये अवस्था फलन है। और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और क्या है, एग्जैक्ट मतलब पूर्ण अवकलज, एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब ये बात भी अभी देखेंगे। देखिए पहली बात इसमें ये लिखें क्या, कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए साइक्लिक इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। यहां पर इनसे साइक्लिक इंटीग्रेशन करें du का तो ये वैल्यू क्या रहती है, 0 आती है। इन साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या रहता है, 0 रहता है। चक्रीय समाकलन क्या कहेंगे, चक्रीय समाकलन इसका कितना रहता है, 0 रहता है। पहली बात ये नोट करते जाएं साथ ही साथ। लेकिन साइक्लिक डिफरेंशिएशन वैल्यू कितनी रहती है, -1 होती है। कितनी होती है, दो बातें यहां पर लिखी हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका साइक्लिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करें, इंटरनल एनर्जी का 0 आता है, और साइक्लिक डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है। तो ये दोनों आप नोट कर लें स्टेटमेंट और लिख लें, तब अगली बात करेंगे। ये लिख लें, मान लीजिए देखिए x y z 3 वेरिएबल हैं। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल से समझें फिर उस पर जाएंगे। x y z 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। इनका इंटीग्रेशन करें अपन, जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। इसका इंटीग्रेशन क्या है, इनका कैसे लिख सकते हैं, डेल x अपॉन डेल y z, ऐसे लिख सकता हूं। डेल x अपॉन डेल y और z मल्टीप्लाई डेल y अपॉन डेल z x मल्टीप्लाई क्या करूंगा, डेल z अपॉन डेल x और y, ऐसे लिख सकता हूं। इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा सर -1 के। ये हमने कहा, ये सेकंड स्टेटमेंट में भाई ये बोला। ये अभी करेंगे u v t को लेकर करेंगे, x y z को लेकर कराएंगे कि डेल x अपॉन डेल y, डेल x अपॉन डेल y कांस्टेंट z, तो डेल y अपॉन डेल z कांस्टेंट क्या हो गया, x हो गया। डेल y अपॉन डेल z और कांस्टेंट तीसरा हो गया, तो डेल z, z के बाद x आता है और y हो गया। ये -1 हो गया। इसको नोट कर ले, इसको नोट कर लीजिए। अब मेरे पास x y z के स्थान पर यहां पर देखिए, अब यदि हम ये ले लें x y यानी u t v फंक्शन ले लेता हूं, तो अब इसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार से लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। लिखो भाई, फटाफट लिखो कॉपी में, जल्दी से इसको नोट कर लें। यू टीवी ले लिया, अब एक्स वाई जेड के स्थान पर क्या ले लिया, यू टीवी ले लिया। अब कैसे लिखोगे, अब इसको इसी तरह से लिखना है। कैसे लिखूंगा, डेल यू ओवर डेल टी वी इंटू डेल टी ओवर डेल वी यू इंटू डेल वी ओवर डेल यू और टी इज इक्वल टू -1। ऐसे लिखें, देखो चेक करो आप, डेल यू अपॉन डेल वी लिख, डेल यू
लिखा है, और क्या लिखा है, डेल टी ओवर वी, डेल टी ओवर डेल वी यू, और डेल वी ओवर डेल यू टी, ये लिख लिया। ये बताना ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है सारा, सर ये सी वी के बराबर है। अभी तो पढ़ा था डेल यू ओवर डेल टी वी किसके बराबर होता है, ये कहीं लिखा था, ये हमने लिखा था, आपको दिखा देना चाहता हूं मैं, देखो ये रहा, डेल यू अपॉन डेल टी, ये किसके बराबर था, सीवी के बराबर। कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहां पर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये सीवी के बराबर है। और ये क्या है सर, डेल्टा टी अपॉन डेल वी और यू, ये किसके बराबर है भाई, ये बोलना जल्दी से, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है सर, ये म्यू जे के बराबर है। अब ये हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, म्यू जे, देखो कहां गया, ये रहा, डेल टी ओवर डेल वी, डेल टी ओवर डेल वी यू, ये क्या है, म्यू जे के बराबर है सर। वाह क्या बात है, मजा आ गया। ये किसके बराबर है, ये बात है म्यू जे के बराबर है, बात आ रही समझ, ये सीवी के बराबर, ये म्यू जे के बराबर है। अब इनको लिख दें इसी प्रकार, मैं इसी प्रकार लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, सीवी, क्या लिख दूं, सीवी इंटू म्यू जे इंटू, और तीसरा फंक्शन है डेल वी ओवर डेल यू, डेल वी ओवर डेल यू और टी बराबर -1। ये लिखिए, सी वी म्यू जे और डेल वी ओवर डेल क्या हो गया, यू टी -1। अब इसको यदि हम रिवर्स करते हैं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, रिवर्स करने पर, रिवर्स करने पर इसको यदि मैं रिवर्स कर देता हूं तो रिवर्स में क्या लिखूंगा, डेल यू ओवर डेल वी टी इंटू 1/CV इंटू 1/μj बराबर -1। ऐसे लिखूंगा इसको, देखो भाई, डेल यू अपॉन डेल वी टी, और इसको क्या लिख सकता हूं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, डेल यू अपॉन डेल वी टी बराबर -CV -CV म्यू जे। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया, ये जो भी है नंबर डाल देना इसमें। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया। ये डेल यू, यू के स्थान पर ई भी, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, कई जगह ऐसे भी लिखा होगा, और ऐसे भी डेल ई भी लिख रहा है कई जगह, यू और ई एक ही बात है, -CV डॉट म्यू जे, ऐसे भी लिखा मिलेगा, नोट कर लो भाई। अब इसको कर लिया भाई नोट, बहुत बढ़िया। किसके लिए आया ये, लिख लें, फॉर रियल गैस। सर रियल गैस के लिए तो निकाल दिया, आइडियल के लिए भी देख लिया था, आइडियल के लिए। अब सॉलिड लिक्विड के लिए बताओ सर, सॉलिड लिक्विड के लिए बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए भी बात करते हैं। अब बी पॉइंट डाल लीजिए इसी का ही, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। थोड़ा जोर पड़ सकता है भाई दिमाग पर इसको पढ़ने में, जूल थॉमसन, जूल कोफिशिएंट को। अब थोड़ा सा आगे जो आएंगे जोर देना पड़ेगा दिमाग पर, अभी तक बहुत हल्की चीज थी।
सॉलिड लिक्विड के लिए कैसे निकालेंगे सर? अभी एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? यहाँ पर देखिए, यहीं से चलता हूँ, आपको यहीं से ले चलता हूँ। ये देखो, यहाँ पर हमने देखा था ये वाले, इस इक्वेशन को देखिए, ये इस इक्वेशन को ले रहा हूँ, डी यू बराबर डेल यू अपॉन डेल वी टी डी वी, ये वाली अभी इक्वेशन करी थी, प्लस सी वी डी टी। क्या क्या है, क्या लिखूंगा? डेल यू, देखो यही लिख रहा हूँ, डेल यू डी यू इज इक्वल टू क्या है? डेल यू ओवर, पूरी बात लिख लेते हैं, ओवर क्या है यहां पर देखिए, डेल वी टी डी वी प्लस सी वी डी। ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमने पीछे से उठाई है। डी यू के स्थान पे मैं कह रहा हूं डी ई भी लिखा मिल सकता है, और डी ई भी कंफ्यूज नहीं होना। डी टी यहां पर क्या है? कांस्टेंट है, सॉलिड लिक्विड की बात कर रहा हूं। डी टी इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, और इसको डी ई लिख देता हूं, क्या है? डेल ई लिखेंगे, फिर यहां भी डेल वी टी डी वी प्लस 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसका क्या कर दें? इंटीग्रेशन कर दें, करो इंटीग्रेशन डी ई वन से E2 लिमिट बराबर इंटीग्रेशन क्या करें? डेल ई अपॉन डेल वी टी और डी, ये कर, ये इसका क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या समझ लें, इसका क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 हो जाएगा सर। इसको, ये जो है ये क्या है? कांस्टेंट है लगभग, तो इसको बाहर ले लिया मैंने, डेल ई अपॉन डेल टी ओवर टी, और इंटीग्रेशन डी वी वी1 से V2 कर दिया, ये कर दिया। तो इसको अगले पेज पर ले लेते हैं। E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 बराबर क्या है? E2 माइनस E1 है डेल ई अपॉन डेल टी, डेल ई अपॉन डेल टी, टी यही तो है, और क्या लिखा हुआ है? और सर ये लिखा हुआ है V1 से V2 डी, ये लिखा हुआ, ये देखो V1 से डेल ई अपॉन डेल वी है भाई, इसको थोड़ा सा सही कर लें। कहाँ कर दिया? ये डेल ई अपॉन डेल वी तो है, ये इसको सही कर लो, ये सर ये वी लिख लो, क्या है? वी है, ये वी आ रहा है, और ये भी यहाँ भी क्या आएगा भाई? वी आएगा, ये वी ऐसे। E2 माइनस E1 डेल ई अपॉन डेल वी टी और डी वी, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा ई लिख सकता हूँ, इसको डेल ई अपॉन डेल वी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? क्या हो गया सर? V2 माइनस वी, और क्या लिख सकते हो सर? डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल, थोड़ा नीचे लिखूंगा, सेम ही बात लिखूंगा, डेल ई बराबर डेल ई अपॉन डेल वी टी, और ये क्या हो गया? डेल्टा वी। ये निकल कर आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, ये निकल कर आ गया भाई, और इसको भी ब्लॉक में बंद कर देते हैं। ये अगला नंबर डाल लेना, और इतनी बात आज के लिए हमें पढ़नी थी। ये किसके लिए निकाला एक्सप्रेशन? सॉलिड और लिक्विड के लिए निकाला। तो भाई एक बार में नहीं आएगा समझ में, ये हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, दिमाग पर शांत भाव से बैठना, आराम से शांति जगह जहाँ पर हो, बिल्कुल पीसफुल एरिया हो, वहाँ बैठ जाना अपने घर में,
और इसको शांति से पढ़ना और दोबारा एक बार नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, जिससे आपके बिल्कुल कंफर्म ये हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार बने रहें और सीखते रहें इन चीज़ों को, जिससे आपको आपके ज्ञान की बढ़ोतरी होती रहे, आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप बहुत अच्छा कर सको। थैंक यू।